हेलो व्यूवर्स। जिस तरह से मैंने अपनी लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि मैं नेक्स्ट आपके लिए एक और वीडियो लेके आऊँगा, और वो वीडियो में आज आपके लिए लेके आया हूँ। एक नए टॉपिक के साथ हाजिर हूँ आपके सामने। माई सेल्फ बलविंदर सिंह, माई प्रोफेशन इज़ टीचर। नाउ आज मैं जो आपके सामने टॉपिक लेके आया हूँ वो है साउंड। आज कुछ हम साउंड के बारे में पढ़ेंगे और देखेंगे कि इस साउंड को किस तरह से समझा जा सकता है एक आसान तरीके से। बच्चों तक ये लेसन किस तरह से पहुंचाया जा सकता है। सो स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक जो है साउंड। तो साउंड जो है, पहले तो आप उसकी एक डेफिनेशन को देखिए। द सेंसेशन फेल्ट बाय आवर ईयर्स इज कॉल्ड साउंड। सो जो मैं आपको बता रहा हूं उसको आपने ध्यान से अपने दिमाग में बिठाना है, तभी जाके ये लेसन जो है वो फ्रूटफुल होगा। कि साउंड इज अ सेंसेशन फेल्ट बाय आवर ईयर्स इज कॉल्ड साउंड। साउंड इज अ टाइप ऑफ एनर्जी मेड बाय वाइब्रेशंस। व्हेन एनी ऑब्जेक्ट वाइब्रेट्स इट कॉजेज अ मूवमेंट इन द एयर पार्टिकल्स। इस चीज को आपने ध्यान रखना है कि एयर पार्टिकल्स में मूवमेंट आती हैं। जब हमें कोई सेंसेशन होती है, हमारे कान में हमें कुछ सुनाई देता है, तो हम उसे साउंड कहते हैं। ठीक है, साउंड जो है वो एक एनर्जी की टाइप है। जिस तरह से एनर्जी ट्रांसफॉर्म होती है उस तरह से साउंड भी ट्रांसफॉर्म होती है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। सो ये मूवमेंट करती है किस में? एयर पार्टिकल्स में, एंड प्रोड्यूसिंग साउंड वेव्स, और ये साउंड वेव्स को क्रिएट करती है। Now, when our ear is close to the vibrations of the sound waves, we hear the sound. जब हमारे कान इस चीज को सुनते हैं, क्लोज होते हैं किसी वाइब्रेशन के, तभी हमें कोई साउंड जो है वो सुनाई देती है। यहां इसके बाद हम देखेंगे कि साउंड जो है वो प्रोपोगेट कैसे होती है। प्रोपोगेशन ऑफ साउंड क्या है? साउंड इज प्रोड्यूस्ड, ये चीज आपने अच्छी तरह से देख लेनी है कि साउंड इज प्रोड्यूस्ड when something vibrates. Okay, sound waves are always travels in a longitudinal waves. पहले तो ये है कि साउंड इज तब प्रोड्यूस होती है जब कोई चीज वाइब्रेट करती है, एंड साउंड वेव्स जो है वो हमेशा लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में ही ट्रेवल करती हैं, विच कैन बी हियर, जिसको हम आसानी से सुन सकते हैं। साउंड वेव्स कंसिस्ट ऑफ एरियाज ऑफ ए हाई एंड लो प्रेशर्स फॉर कंप्रेशन एंड रेयरफेक्शन। यहां पर दो चीजों का ध्यान रखना है। एक तो कंप्रेशन क्या होता है, ओके, एक रेयरफेक्शन क्या होता है। तो इजी वर्ड्स में आपको बताऊं, जब साउंड एनर्जी प्रोड्यूस होती है तब वहां पर दो एरियाज जो हैं वो बनते हैं, एक कंप्रेशन और दूसरा रेयरफेक्शन। कंप्रेशन में क्या होता है, वो पार्टिकल्स जो हैं वो क्लोज आ जाते हैं, और रेयरफेक्शन में वो स्कैटर्ड हो जाते हैं। आगे वाली स्लाइड्स में हम इसको अच्छी तरह से क्लियर करेंगे। साउंड नीड्स अ मटेरियल मीडियम टू ट्रेवल दैट इज सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। अब साउंड को ट्रेवल करने के लिए ना मटेरियल मीडियम चाहिए। तो वो मटेरियल मीडियम क्या है हमारे लिए? हमारा सॉलिड है, लिक्विड है एंड गैसेस है। तो इन तीनों में ही हमारी जो साउंड है वो ट्रेवल करती है। तो इसको हम डिटेल में अब आगे देखेंगे वन बाय वन। देखिए, ये जो है ये हमारी एक वेव जनरेट हुई है जो आपके स्क्रीन पे है। तो ये वेव जो है वो इस तरह से और इस तरह से जनरेट होती है, और यही वेव्स जब एनर्जी यहां पर प्रोड्यूस होती है साउंड वेव्स के लिए, तो देखिए यहां पर ये जो स्पीकर है, यहां पर एनर्जी साउंड जो है वो रिलीज हुई, और इन दी फॉर्म ऑफ ए लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। ये वेव्स जो है यहां ह्यूमन ईयर्स तक पहुंची। ये वेव्स जो हैं वो ह्यूमन ईयर तक पहुंची, तभी हमें सुनाई दिया। अब यहां पर आप डॉट्स देखेंगे, यहां पर दो एरियाज हैं। एक हमारे पास है कंप्रेशन का एरिया और एक हमारे पास है रेयरफेक्शन का एरिया। ये जो मैंने रेड पेन से सर्कल किया ये कंप्रेशन है, और जिनको नहीं किया, जो बीच वाला एरिया है ये वाला रेयरफेक्शन का है, जिसमें आप क्लियरली देख रहे होंगे कि पार्टिकल्स जो हैं वो स्कैटर्ड हैं, वो क्लोजली पैक्ड नहीं है। सो ये है हमारी लॉन्गिट्यूडनल वेव। जो अगर हम लॉन्गिट्यूडनल वेव की डेफिनेशन कहें तो हम कहेंगे कि तो जो वो वेव जो टू एंड फ्रो मोशन करती है उसे हम लॉन्गिट्यूडनल वेव कहते हैं। टू एंड फ्रो मोशन आप समझते हैं,
ऐसे आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे, ठीक है। इसी तरह से हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे इसको। ये देखिए, ये भी उसी की स्लाइड है कि डेंसिटी बताई गई है, वेरिएशन डेंसिटी वेरिएशन है यहां पर कंप्रेशन की और रेयरफेक्शंस की। कंप्रेशन और देन हम अगर दूसरा कलर लेके आपको शो करवाता हूं तो ये है हमारा रेयरफेक्शन, कंप्रेशन एंड रेयरफेक्शन। यहां पर भी वही है और इस तरह से ये प्रोसेस हमारा आगे बढ़ता है। नाउ अब वेव्स भी हमारे पास दो तरह की, एक हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हैं और एक हमारे पास ट्रांसवर्स वेव्स हैं, ठीक है। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स के बारे में तो अभी हमने पढ़ा कि लॉन्गिट्यूडनल वेव्स क्या हैं, किस तरह से वो एनर्जी जनरेट होती है और वो हमारे कान तक साउंड पहुंचती है टू एंड फ्रो मोशन में। अब हम देखते हैं ट्रांसवर्स वेव। ट्रांसवर्स वेव्स जो हैं वो इस तरह से अप एंड डाउन मोशन करती हैं, अप एंड डाउन मूवमेंट्स करती हैं और आगे सोर्स तक पहुंचती हैं। तो ये जो मूवमेंट हो रही है हमारी इस तरह की, मैं यहां पर आपको क्लियर करवाता हूं। ये मूवमेंट ये जो मूवमेंट हमारी है अप एंड डाउन मूवमेंट, ये हमारी है ट्रांसवर्स वेव। और अगर ये मूवमेंट हम देखें वापस उसी तरह से, कंप्रेशन और ये दूर हो जाता है, रेयरफेक्शन, फिर कंप्रेशन और फिर से रेयरफेक्शन, तो ये हमारी लॉन्गिट्यूडनल ये हमारी ट्रांसवर्स वेव है टीवी, और ये हमारी लॉन्गिट्यूडनल वेव है टी डब्ल्यू, ट्रांसवर्स वेव एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव। तो ट्रांसवर्स वेव्स जो हैं ये ज्यादातर इसकी फॉर्म्स जो है रेडियो एक्टिव वेव्स जो कि स्पेस में काम करती हैं, इनको भी हम बाद में देखेंगे। तो ये लॉन्गिट्यूडनल वेव, तो मुझे लग रहा है कि आपको ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल वेव में फर्क पता लग गया होगा। एक में टू एंड फ्रो मोशन होता है और दूसरी में जो है अप एंड डाउन मोशन से हम उसको देखते हैं। सो हम अपनी उसी पोजीशन पे चलते हैं जहां पर हम थे। तो हम नेक्स्ट स्लाइड में चलेंगे। तो ये देखिए, ये कुछ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिसमें आप अलग अलग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स को क्लियरली जो है वो देख पा रहे होंगे। उसमें हमारे पास तबला भी है, गिटार भी है, ठीक है ना, फ्लूट वगैरह सारा, हारमोनियम, ओके, और वायलिन वगैरह सब कुछ है इसमें, और ढोलक है। ये सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स जो है ये साउंड को प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। अब हम ये साउंड को प्रोड्यूस कैसे करते हैं, किस तरह से साउंड की प्रोडक्शन होती है इसमें से कुछ ऐसे भी हैं जो जैसे स्ट्रिंग ऑफ अ गिटार, ये ट्रांसवर्स वेव्स को करता है और बाद में वो कन्वर्टेड हो जाती है लॉन्गिट्यूडनल वेव में और हमें सुनाई देती है। अब हम जब तबले की बात करें या हम ढोलक की बात करें तो इसमें स्ट्रेस्ड मेम्ब्रेन जो इसकी होती है उसको स्ट्राइक करने से जो साउंड प्रोड्यूस होती है उसमें वाइब्रेशंस आती हैं। मैंने अभी आपको बताया कि साउंड प्रोड्यूस बाय वाइब्रेशन से ही साउंड प्रोड्यूस होती है। तो वाइब्रेशन आती है, उसके लिए मैं आपको बताता हूँ। ये मेरे पास एक ढोलक है और इस ढोलक को अगर मैं बीट करूंगा तो साउंड जो है वो प्रोड्यूस होगी। जब ये साउंड प्रोड्यूस होती है तो एक वाइब्रेशन सी, यहां पर हाथ लगाने से पता लगता है कि वाइब्रेशन सी प्रोड्यूस होती है और यही वाइब्रेशन हम लोगों के कान तक पहुंचती है और हम इस चीज को सुन पाते हैं। अगर इस चीज को प्रूव करना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम थोड़े से डस्ट पार्टिकल्स ले लेंगे और हम इनको सैंड पार्टिकल्स ले लेंगे। सैंड पार्टिकल्स को हम इसी ड्रम के ऊपर, इसी तबले के ऊपर या ढोलक के ऊपर डाल देंगे और हम इसको जब स्ट्राइक करेंगे तो क्लियरली विजिबल, अगर आप देख रहे होंगे क्लियरली विजिबल, ये डांसिंग दिख रही है आपको, ये मोशन हो रहा है इन पार्टिकल्स में, इट मींस वाइब्रेशन हो रही है। और ये जो वाइब्रेशन है ये हमारे कानों तक पहुंच रही है थ्रू लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। तो इस तरह से आप भी इस चीज को बच्चों तक पहुंचा सकते हैं। जो टीचर्स हैं उनकी बात कर रहा हूं और जो बच्चे देख रहे हैं वो यहाँ से क्लियरली इस वाइब्रेशंस के प्रोसेस को देख सकते हैं। और इसी तरह से एक छोटा सा तबला है, तबले की भी स्ट्रेस्ड मेम्ब्रेन जो है वो साउंड को प्रोड्यूस करती है और आगे जो है वो वेव जो है वो ट्रांसमिट होती है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। जब हम इसी वाइब्रेशन की बात करते हैं और बच्चे को अगर इन चीजों के बारे में समझ नहीं आ रहा है ज्यादा, तब आपने क्या करना है, आपने उसको वाइब्रेशन के लिए एक प्लेट ले लेनी है इस तरह से और उसमें वाटर रखना है।
वाटर रखने के बाद जब आप इस प्लेट को बाहर से स्ट्राइक करेंगे तो वाटर में वो सर्कल्स बनेंगे और वाइब्रेशंस होंगी जो क्लियरली विजिबल होंगी, जिसको बच्चा जो है वो आसानी से समझ पाएगा कि वाइब्रेशन क्या होती है। बाकी मोबाइल की वाइब्रेशन वगैरह तो सबने देखी हुई है, तो उसकी बात हम अभी जो है वो नेक्स्ट स्लाइड्स में करेंगे। तो इसके आगे की स्लाइड हम देखते हैं कि इसके आगे जो है वो किस तरह से प्रोसेस चलता है। ये देखिए, यहाँ पर भी आप बच्चे को वाइब्रेशंस के बारे में बता सकते हैं। ये एक स्लिंकी है। स्लिंकी से तो आप सब वाकिफ होंगे। स्लिंकी जो है वो इस तरह की होती है, इस तरह से रहती है, और ये इसको भी अगर हम ऐसे करें तो ये टू एंड फ्रो मोशन को बताती है। ये आगे पीछे और वाइब्रेशन क्रिएट करती है। एक दूसरी को, दूसरी तीसरी को, तीसरी चौथी के आगे एनर्जी को ट्रांसफॉर्म करती है। तो ये भी बच्चे को बता के हम लॉन्गिट्यूडनल वेव्स का कंसेप्ट क्लियर करा सकते हैं। और अगर हम इस तरह से एक डिस्पोजल गिलास ले लें और उसके नीचे इसको फिट कर दें ऐसे, तो ये कान के साथ लगा के पीछे से अगर इसको हम ऐसे करेंगे तो पूरी साउंड जो है वो हमारे कान तक आएगी। सो अब हम क्या करेंगे, ये था स्लिंकी का काम। अब स्लिंकी के बाद जो है हमारे पास आता है ये विजलिंग साउंड ऑफ बीज एंड मॉस्किटोज। ये तो इन चीज़ों से तो आप काफ़ी जो है वाकिफ होंगे। ये मॉस्किटो वगैरह जो हैं या बीज हैं, ये जब हमारे कान के पास आके कुछ साउंड प्रोड्यूस करती हैं तो हमें पता लगता है कि कोई चीज़ हमें काटने के लिए आगे आ रही है, या हमारे पास कोई कुछ हमारे कान के पास कोई फॉरेन एजेंट है जो एक साउंड प्रोड्यूस कर रहा है। और वो साउंड जो है वो इस तरह की साउंड होती है, और वो साउंड वो अपने मुंह से नहीं निकालते। वो साउंड जो है वो उनके विंग्स की रहती है, इन विंग्स की वजह से ये साउंड को प्रोड्यूस करते हैं। और वो साउंड हमें पता लगती है जब हमें सुनाई देती है, तो हम इनको अपने हाथों से उड़ाते हैं। ठीक है, तो ये फिर उड़ जाते हैं, लेकिन थोड़ी देर के बाद ही वापस आ जाते हैं। और इसी आने जाने के चक्कर में कई बार हम खुद को भी चांटा लगा ही देते हैं कि ये तो उड़ जाते हैं, लेकिन चांटा जो है वो हमें पड़ जाता है। सो इसके लिए हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्लाइड आगे ये देखिए, स्कूल बेल। इससे भी बच्चे को क्लियर करवा सकते हैं कि साउंड किस तरह से ट्रैवल करती है। अगर बच्चे स्कूल से, क्लासरूम से बाहर निकल के भाग रहे हैं तो उसके भागने का एक ही रीजन है, ये हमारे भाई साहब इस बेल को बजा रहे हैं, इस वाली बेल को बजा रहे हैं। ठीक है ना, वो किस तरह से मैं वो भी आपको बताता हूं। ये एक प्लेट है और ये एक स्पून है। ओके, इससे अगर आप इसको बजाएंगे ये साउंड प्रोड्यूस होगी। ओके, लेकिन इसी को अगर आप क्लोजली टाइटली पकड़ के रखेंगे तो ये साउंड, वो रिंगिंग वाली साउंड प्रोड्यूस नहीं करेगी और क्लासरूम तक नहीं पहुंचेगी, क्योंकि साउंड लिक्विड में या स्टील में फास्टर ट्रेवल करती है। जब हम इसको ढीला पकड़ के रखेंगे तब ये रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करेगी, क्योंकि इसके पार्टिकल्स जो हैं वो फ्रीली मूव करते हैं। ओके, तो इसके लिए ये इससे भी आप बच्चों को बता सकते हैं कि किस तरह से साउंड जो है वो प्रोड्यूस हो सकती है। देन नेक्स्ट स्लाइड पे हम चलेंगे। तो नेक्स्ट स्लाइड हमारी जो है, ये देखिए, जो मैंने अभी एक्सपेरिमेंट करके आपको बताया, एक एक्टिविटी बच्चों के लिए, ये हमारी बुक्स के ऊपर, टेक्स्ट बुक्स के ऊपर भी काफ़ी दी जाती हैं और इनके ऊपर हम गौर नहीं करते हैं, जिस वजह से बच्चे टॉपिक को अच्छी तरह से समझ नहीं पाते हैं। अब हम अपने नेक्स्ट स्लाइड को देखेंगे। अब ये एक थ्रेड फोन है। जब हम छोटे हुआ करते थे, आज से 20-25 साल पहले, बच्चे जब खेला करते थे तो इस चीज से खेला करते थे। एक दूसरे को, जब फोन नहीं हुआ करते थे, मोबाइल्स नहीं हुआ करते थे, तो बच्चे इसी से कम्युनिकेट किया करते थे। अब यहाँ पर देखिए, दो चीजें हैं हमारे पास। एक हमारे पास फोन की जगह पे ये कप्स लगाए गए हैं, डिस्पोजल गिलास, और दूसरी हमारे पास ये एक थ्रेड है। वैसे तब डिस्पोजल गिलास भी नहीं होते थे, मैंने खुद से अपने से एक ये बनाया हुआ है। ये तो कोई भी किसी भी तरह की आप एक डिब्बी लेके बना सकते हो। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरे पास भी इसी तरह का एक थ्रेड फोन है, जिसको मैंने ये डेवलप किया हुआ है। और इसको अगर मैं यहाँ लगाऊंगा और दूसरा बंदा अगर इसको टाइटली पकड़ के पीछे से खींचेगा और थ्रेड जो है वो इस तरह से रहेगा, तो पूरी साउंड जो यहाँ से वो विस्परिंग भी करेगा, वो मेरे कान तक पहुँचेगी। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट साउंड को बताने के लिए। और ये जो थ्रेड है ये एज अ सॉलिड जो वर्क कर रहा है, सॉलिड मीडियम,
जो वेव्स को एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचा रहा है। अब हम इसको नेक्स्ट स्लाइड पे देखेंगे कि हमारी नेक्स्ट स्लाइड क्या कहती है। यह भी वो सर्कल वाला एक्सपेरिमेंट जो मैंने आपको करके बताया प्लेट में पानी डाल के, तो इस तरह से भी बच्चे को हम बता सकते हैं। देन हमारे पास अब आता है साउंड प्रोड्यूस बाय ह्यूमंस। हम लोग साउंड को कैसे प्रोड्यूस करते हैं, उसके लिए ये जानना जरूरी है कि हमारे वोकल कार्ड्स कैसे काम करते हैं। आपने वोकल कार्ड्स का नाम तो सुना होगा, जो हमारे ट्रैकिया है, जिसे हम विंड पाइप भी कहते हैं। जो हवा हमारे लंग्स से निकल के हमारे माउथ से बाहर आती है, वो यहाँ से गुजर के आती है और यहाँ पर हमारे वोकल कार्ड्स लगे रहते हैं। ये वोकल कार्ड्स जो हैं, इनमें से जैसे ही हवा ब्लो करती है तो ये साउंड को प्रोड्यूस करते हैं। वो मैं आपको बताता हूँ। इस तरह से एक छोटे से कागज को आप फोल्ड करके पेपर को, छोटे से पेपर को इस तरह से क्लिप बना सकते हैं और दोनों फिंगर्स में आप इसको लगा के अगर यहाँ से हवा को ब्लो करेंगे तो साउंड प्रोड्यूस होगी। तो ये जो साउंड प्रोड्यूस हो रही है वो यही काम कर रहे हैं हमारे वोकल कार्ड्स, और इससे हम बच्चों को वोकल कार्ड्स का कंसेप्ट जो है वो क्लियर करवा सकते हैं। अब वोकल कार्ड्स जो हैं वो उनकी जो रियल इमेज है वो इस तरह से है। ये देखिए वोकल कार्ड्स, ये खुले हुए हैं और वाइब्रेट करते हैं। ये वाइब्रेशन करते हैं, जब साउंड इनमें से निकलती है तो वाइब्रेट करते हैं। तो इसको भी जानने के लिए आप एक एक्टिविटी क्लासरूम में बच्चों को बिठा के उनके हाथ को अपने थ्रोट के ऊपर रखवाना है और बच्चों को बोलना है कि एक साउंड प्रोड्यूस करें जो मुंह से आवाज नहीं निकलनी चाहिए, बट यहाँ पर ऐसे वाइब्रेशन होनी चाहिए, की साउंड की आवाज आनी चाहिए और आपके हाथ में यहाँ पर वाइब्रेशन होंगी। तो यहाँ से भी बच्चे को पता लगेगा कि यहाँ पर कोई ऐसी चीज है जिसकी वजह से वाइब्रेशन होती है और हमें ये सुनाई देती है। अब वो वाइब्रेशन अगर यहां से भी बच्चा नहीं सुन पाता तो आप एक काम कर सकते हैं। आपके पास ये टोंग्स होंगे, ठीक है, वो लेबोरेटरी में भी प्रेजेंट रहते हैं, साइंस लेबोरेटरी में, और नहीं है तो घर से भी आप ये चिमटा जिसको हम बोलते हैं टोंग, वो आप यूज कर सकते हैं। और इसको अगर आप ऐसे करेंगे तो ये एक छोड़ेंगे तो ये जो वाइब्रेशन हो रही है, ये इसको ऐसे मूवमेंट, और ये जो साउंड, ये जो वाइब्रेट कर रहा है, ये तो इससे भी बता सकते हैं कि ये वाइब्रेशन है। और ये जो आवाज आपके पास आ रही है हवा वाली इस तरह की, तो ये वो वाइब्रेशन है जो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की फॉर्म में आपके कानों तक पहुंचती है। सो ये रहा हमारा वाइब्रेशन तक। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि हमारे जो वोकल कार्ड्स हैं उनका एक्चुअल में स्ट्रक्चर कैसा रहता है। तो वोकल कार्ड्स को देखने के लिए मैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे चलूंगा, और ये है हमारी एक्चुअल वोकल कार्ड्स जो हमारे गले में रहते हैं, हमारे मुंह के अंदर रहते हैं, जहां से हवा जो है वो गुजरती है और एक साउंड को प्रोड्यूस करती है। ये हमारे हैं वोकल कार्ड्स। इन्हीं की बात मैं कर रहा था, जिनको अगर ये खराब हो जाएं तो इंसान जो है वो इम्पेयरमेंट में आ जाता है, ठीक है। तो ये जो है हमारे वोकल कार्ड्स का काम करते हैं। नाउ अब हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट स्लाइड की, साउंड ट्रेवल इन अ सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस, ठीक है। साउंड ट्रेवल इन अ सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। यहां पर आप देखिए हमारे पास तीन है, सॉलिड भी है, लिक्विड भी है और गैस भी है। लेकिन फर्क इसमें इतना है कि सॉलिड में साउंड जो है वो ज्यादा तेज ट्रेवल होती है, लिक्विड में थोड़ी सी कम ट्रैवल करती है और गैसेस में बहुत कम ट्रैवल करती है। इसके जो कारण है वो ये है कि सॉलिड जो है वो टाइटली पैक्ड पार्टिकल्स रहते हैं, इसके मॉलिक्यूल्स जो है वो टाइटली पैक्ड रहते हैं और एनर्जी को ट्रांसफॉर्म बड़ी जल्दी से कर देते हैं एक को दूसरे में। उसी तरह से लिक्विड में भी ऐसा ही रहता है। लिक्विड में ये थोड़े से स्कैटर्ड हो जाते हैं और एनर्जी ट्रांसफॉर्म दूसरे तक कम समय में होती है, धीरे होती है, फास्टेस्ट नहीं होती एज कंपेयर टू सॉलिड, ठीक है। गैसेस में और ज्यादा स्कैटर्ड हो जाते हैं और एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन जो होती है वो भी थोड़ी लो रहती है। तो इन तीनों में सुनने की जो क्षमता है वो कम होती है। तो इसके लिए भी आप एक्सपेरिमेंट जो है बच्चे से करवा सकते हैं। स्कूल के किसी डेस्क के ऊपर या किसी डोर के ऊपर बच्चे का कान रख के दूसरी तरफ से आप स्ट्राइक करेंगे तो वो बच्चे को सुनाई देगा। मैं आपको बताता हूं उसकी एक एग्जांपल। ये देखिए आप, ये एक बच्चा है जो यहां पर कान रखे है एक टेबल पे, एक डेस्क पे।
ये बच्चा जो कान यहाँ पर लगाया हुआ है, और दूसरा बच्चा यहाँ पर है जो यहाँ से टेबल को स्ट्राइक कर रहा है। जैसे ही ये टेबल को स्ट्राइक करता है और यहाँ से जो वेव्स प्रोड्यूस होती हैं वो इसके कानों तक पहुँचती हैं और इसको सुनाई देता है। इवन के वो इस इंटेंसिटी में उसका बिल्कुल लो स्ट्राइक करता है तब भी इसको साउंड सुनाई देती है बहुत हाई, क्योंकि ये सॉलिड से होकर आ रही है। और सॉलिड मैंने आपको अभी बताया कि फास्टेस्ट ट्रैवल करती है साउंड सॉलिड्स में। तो ये इस तरह से आप ये एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट, अगर आप सॉलिड को और अगर ज़्यादा बताना चाहते हैं तो ट्रेन की पटरी पे, क्योंकि स्टील में जो साउंड है वो 15 टाइम्स ज़्यादा जो है वो ट्रांसफ़र होती है। तो यहाँ पर अगर एक बच्चा कान लगाएगा और वहाँ से अगर 2 किलोमीटर पहले से भी ट्रेन आती होगी तो यहाँ पर ट्रेन की आवाज़ आनी शुरू हो जाएगी और उसको पता लग जाएगा किसी इंडिविजुअल को कि यहाँ इस रूट से ट्रेन आ रही है। तो इसको भी हम सॉलिड में देखेंगे, क्योंकि ये भी क्लोजली पैक्ड और हाईली कंप्रेस्ड रहता है स्टील, इस वजह से इसमें साउंड ज़्यादा तेज ट्रैवल करती है। सो नेक्स्ट है हमारे पास ये बेल एक्सपेरिमेंट। बेल एक्सपेरिमेंट में हम क्या करते हैं, एक वाटर का जग ले लेना है हमने, इस तरह से मैं बताता हूँ आपको। एक वाटर जग ले लेना है और उस वाटर जग में या एक बकेट में आपने कीज को बीच में डाल के हिलाना है। वो कंडीशन ये है कि ये कीज इसके साइड पे टच नहीं होनी चाहिए, और जैसे ही आप इसमें लगाओगे हिलाओगे ऐसे आवाज़ नहीं आएगी बाहर, बट जैसे ही इसको कान के साथ लगाएंगे और इसको हिलाएंगे तो वो आवाज़ सामने आएगी जिस तरह से ये बच्चा सुन रहा है। तो यहाँ से हमें पता लगेगा कि साउंड लिक्विड में भी ट्रैवल करती है, लेकिन स्लो करती है, इतनी फास्ट ट्रैवल नहीं करती। तो इस एक्टिविटी से आप बच्चों को बड़ी आसानी से क्लियर करके बता सकते हैं कि बकेट है, एक हमारे पास बेल है जिसको हम पानी के अंदर जो है मूवमेंट करवा रहे हैं, और बच्चा जो है बकेट की आउटर सरफेस के साथ कान लगा के उसको सुन पा रहा है उस रिंग की साउंड को, जबकि जो साइड पे खड़ा होगा उसको आवाज़ नहीं आएगी। ओके, सो इसी तरह से हम नेक्स्ट चलते हैं। तो साउंड ट्रैवल इन गैसेस, सॉलिड में मैंने आपको बताया, लिक्विड में मैंने आपको बताया, गैसेस में आप देखिए वॉकिंग डॉग ये क्या कर रहा है, ये कुत्ता भौंक रहा है और इसकी जो साउंड है हवा से होते हुए इस लेडी के कान तक पहुंच रही है थ्रू लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। तो इट मीन्स कि एयर भी एक मीडियम है साउंड को किसी के पास पहुंचाने का। तो इस तरह से हमारी जो है तीनों फील्ड, जो सॉलिड, लिक्विड एंड ये गैसियस फील्ड, तीनों में हम, ये मैं आपको बता चुका हूं कि तीनों में ये किस तरह से एज अ मीडियम का काम करती हैं और ये साउंड को प्रोपोगेट करती हैं। नाउ साउंड कैन नॉट ट्रैवल इन अ वैक्यूम। देखिए साउंड सॉलिड में, लिक्विड में और गैसेस में तो ट्रैवल करती है, बट वैक्यूम में ट्रैवल नहीं करती। अगर हमने ये चीज को प्रूव करना है तो हम एक बेल जार एक्सपेरिमेंट होता है हमारा क्लासरूम में, हम इस बेल जार एक्सपेरिमेंट को करवा के बच्चे को बता सकते हैं कि एक हमारे पास ये जार है, उसमें एक बेल फिटेड है। ओके, और ये बेल वर्किंग में है, एक्टिव है, और जब इस जार से हम एयर को इस पाइप के थ्रू, वैक्यूम पंप के थ्रू इसको हम बाहर निकाल देते हैं हवा को इस जार से, तो इसमें एक वैक्यूम क्रिएट हो जाता है और मीडियम यहाँ से टोटली बाहर निकल जाता है, और ये बेल की जो साउंड है वो फेड होना शुरू हो जाती है, कम होना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से ये सुनाई नहीं देती, और ये प्रूव हो जाता है कि साउंड जो है वो वैक्यूम में ट्रैवल नहीं कर सकती। नाउ हमारे पास जो है वो है साउंड इन स्पेस। अगर साउंड वैक्यूम में ट्रैवल नहीं करती तो साउंड फिर जो एस्ट्रोनॉट्स और कॉस्मोनॉट्स जो स्पेस में रहते हैं वो किस तरह से कम्युनिकेट करते हैं एक दूसरे से, उसके लिए भी मैं आपको बताऊं कि वहां पर जो मूवमेंट होती है, वहां पर जो कम्युनिकेशन होती है वो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स के थ्रू नहीं, वो ट्रांसवर्स वेव्स के थ्रू होती है, और वो होती है रेडियो वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के थ्रू। इसके ऊपर अलग से कभी मैं स्पेस के ऊपर एक लेसन जो है वो प्रिपेयर करूंगा और मैं आपको इसकी पूरी डिटेल बताऊंगा कि वो किस तरह से हमारे स्पेस में कम्युनिकेशन करते हैं हमारे एस्ट्रोनॉट्स, और ज़मीन से हमारी सैटेलाइट्स का संपर्क किस तरह से हो पाता है, उसकी बात हम हमारे किसी और टॉपिक में करेंगे। आज हम लॉन्गिट्यूडनल वेव्स के बारे में ही ज़्यादा देखेंगे कि लॉन्गिट्यूडनल वेव्स क्या। अब यहाँ पर आते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ
साउंड वेव्स। तो कैरेक्टरिस्टिक्स में आप देखिए यहां पर हमारे पास नंबर 1 जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है वेवलेंथ, एम्पलीट्यूड, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी एंड वेलोसिटी। ये जो हमारे पास 5 हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इसके, इनको आप एक एक करके अगर देखेंगे तो आपको समझ आएगी। काफी लोगों को इस चीज की कंफ्यूजन रहती है, उनको वेवलेंथ, एम्पलीट्यूड, टाइम पीरियड की समझ नहीं रहती। अब यहां पर क्या है, द मिनिमम डिस्टेंस इन विच द साउंड्स, इसको ध्यान से देखिए, द मिनिमम डिस्टेंस इन विच द साउंड वेव रिपीट इटसेल्फ इज नोन एज वेवलेंथ और लेंथ ऑफ वन कंप्लीट वेव। जब साउंड वेव रिपीट करती है अपने आप को, जैसे यहां से वेव शुरू हुई है तो इसको हम ए ले लेते हैं, ये हमारा बी है, ये सी है, ये डी है और ये ई है। ये वेव, एक वेव यहां से शुरू हुई है और यहां खत्म हुई है। यहां पर जब वो खत्म हुई तो इसका जो डिस्टेंस, ये जो लेंथ निकली है, मैं आपको ये बता रहा हूं, ये लेंथ जो सामने आई इसको हम वेव लेंथ कहते हैं। ये इसकी वेव लेंथ है और इसको हम जो है वो डिनोट करते हैं किससे, लैम्डा से। इसको हम लैम्डा से डिनोट करते हैं वेव लेंथ को। उसी तरह से दूसरा हमारे पास है एम्पलीट्यूड। द साइज ऑफ द वेव इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। ये जो हमारी वेव है, मैं यहां पर एक नई वेव को ड्रा कर लेता हूं, ये एक नई वेव को ड्रा कर लेता हूं और इसको काट लेते हैं। अब ये जो यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक, ये जो लेंथ आ रही है वेव की, इस लेंथ को हम एम्पलीट्यूड कहते हैं और इसको हम मीटर से डोनेट करते हैं। ठीक है, मीटर से इसको डोनेट करते हैं। तो ये आ गई हमारी एम्पलीट्यूड। तीसरा हमारे पास आता है टाइम पीरियड। अब टाइम पीरियड क्या है, द टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन, द टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन इज कॉल्ड टाइम पीरियड। जब एक वाइब्रेशन कंप्लीट होती है, कितने टाइम में कंप्लीट होती है, तो उसको हम ये जैसे ये यहां से शुरू हुई थी और ये यहां पे खत्म हुई, और कितने टाइम में यहां से शुरू हुई और यहां पे खत्म हुई, तो कितने टाइम में उसने वो टाइम लिया है इस को खत्म करने के लिए, तो उसको हम टाइम पीरियड कहेंगे। ठीक है, तो इसको हम सेकंड से डोनेट करते हैं। देन हमारे पास आता है फ्रीक्वेंसी। अब फ्रीक्वेंसी जो है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बड़ा कंसेप्ट है। फ्रीक्वेंसी मीन्स the number of vibrations per second is called frequency. The number of vibrations per second, हर सेकंड में कितनी वाइब्रेशंस जनरेट होती हैं। मतलब कहने का मेरा ये है कि अगर हम ये देखें, ये वाइब्रेशंस जनरेट हुई, अगर 1 मिनट में ये सारी जनरेट हुई हैं, तो मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 वाइब्रेशंस एक सेकंड में जनरेट हुई, तो इसको हम कहेंगे 9 हर्ट्स। 9 हर्ट्स की वाइब्रेशन, मतलब फ्रीक्वेंसी को हम हमेशा हर्ट्स में ही डिनोट करते हैं। तो ये 9 हर्ट्स होगी, क्योंकि 9 वाइब्रेशंस पर सेकंड में जो थी वो कंप्लीट हुई है, तो दैट इज द फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अब लास्ट हमारे पास आता है वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या है, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय वेव इन 1 सेकंड। अब वेव ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है 1 सेकंड में, मतलब कितनी वेव्स लाई उसने, कितना डिस्टेंस कवर किया है, तो उसको हम बोलेंगे वेलोसिटी। तो वेलोसिटी को हम मीटर पर सेकंड से डोनेट करते हैं। नाउ अब ये पूरा प्रोसेस देख के आपको पता लग गया होगा कि वेवलेंथ क्या है, एम्पलीट्यूड क्या है, टाइम पीरियड क्या है, फ्रीक्वेंसी क्या है और वेलोसिटी क्या है। तो ये अपने दिमाग में बिठा लीजिए, क्योंकि ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है और हमेशा लोगों को ये जो भूल जाता है। तो इस चीज को अगर आप याद रखेंगे, डायग्राम के साथ अगर आप इन चीजों को पढ़ेंगे, तो आपको ये कोई बड़ा कंसेप्ट नहीं लगेगा। नाउ हम अब बात करेंगे अपने नेक्स्ट स्लाइड की, जो कि हमारे पास है हाउ साउंड रीचेस टू ह्यूमन ईयर। इंसान के कानों तक साउंड कैसे पहुंचती है। ठीक है, तो उसके लिए हम अपना नेक्स्ट स्लाइड देखेंगे। तो ह्यूमन ईयर में आपने ये वाला पोर्शन जो है वो देखा होगा, इसको हम बोलते हैं ईयर पिन्ना। ईयर पिन्ना कोलेक्टरी डक्ट बोलते हैं इसको। वेस्टिजियल आर्गन में बोला जाता था,
बट ये पूरा कलेक्शन करती है हमारी साउंड वेव्स की और उसको आगे हमारे ईयर ड्रम तक भेजती है। अब जैसे ही ये आप ये जो डॉट्स देख रहे हैं, ये व्हाइट कलर के डॉट्स देख रहे हैं, ये सारे साउंड वेव्स हैं जो किसी सोर्स से आए हुए हैं और ये डॉट्स सीधे जाके कहाँ जा रहे हैं, हमारे ये ग्रीन कलर का ये जो पोर्शन दिख रहा है आपको ईयर ड्रम, ये यहाँ पर जाके ये साउंड वेव्स लग रही हैं। और जैसे ही यहाँ पर ये साउंड वेव्स, ये पार्टिकल्स स्ट्राइक कर रहे हैं, तो ये हमारे ईयर के अंदर 3 बोन्स हैं जिनको हम मिस का नाम भी देते हैं, MIS, मेलस, इंसस एंड स्टेप्स। ये 3 जो हड्डियां हैं, और स्टेप्स जो है ये सबसे छोटी हड्डी ह्यूमन बॉडी में रहती है। सबसे बड़ी फीमर है और सबसे छोटी जो है वो स्टेप्स है। स्टेप जो है वो कान में रहती है और फीमर जो है वो हमारी थाई बोन है, थाई में रहती है। देन पहली बोन हमारी है मेलस, इंसस और स्टेप्स। ये तीनों हड्डियां, ये इसको वाइब्रेशन प्रोवाइड करती है, ये इसको वाइब्रेशन प्रोवाइड करती है और ये इसको। जब ये तीनों में वाइब्रेशन होती है तो ये कोकिला जो हमारे कान का एक ऐसा हिस्सा है जिसमें फ्लूइड प्रेजेंट रहता है, और वो फ्लूइड जब वाइब्रेट होता है तो थ्रू नर्व्स, जिसको हम ऑडिटरी नर्व्स भी कहते हैं, जिसको हम ऑडिटरी नर्व्स भी कहते हैं, वो सीधा जो है ब्रेन तक सिग्नल पहुंचाती हैं और हमें वो बात सुनाई देती है और हम उसके ऊपर रिएक्ट करते हैं। ये 3 बोन्स हैं जिसके बारे में हम बात कर रहे थे। ये वाली 3 बोन्स मेलस है, इंसस है और स्टेप्स है। ये 3 बोन्स हमारे इस कोकिला को करती हैं, और यहाँ पर जो फ्लूइड प्रेजेंट रहता है वो थ्रू नर्व्स, ऑडिटरी नर्व्स हमारे ब्रेन तक जाता है और हमें सुनाई देता है। नाउ अब हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड को देखेंगे जिसमें है फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफ द ह्यूमन ईयर। ये बात जानना बहुत जरूरी है कि हम कितने हद तक सुन सकते हैं, कहाँ तक हम सुन सकते हैं। तो आपके लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि हमारी जो ऑडिबल रेंज है वो हमारी होती है 20 to 20,000 हर्ट्ज। 20 से 20 हर्ट्ज तक ही हम सुन सकते, 20 से 20,000 हर्ट्ज तक ही हम सुन सकते हैं, ना 20,000 से ऊपर ना 20 हर्ट्ज से नीचे, क्योंकि इन दोनों साउंड्स को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी माना गया है। साउंड लेस देन 20 हर्ट्ज आर ग्रेटर देन 20,000 हर्ट्ज इज नॉट ऑडिबल टू ह्यूमन ईयर। साउंड ऑफ ए फ्रीक्वेंसी बिलो 20 हर्ट्ज इज कॉल्ड इंफ्रासोनिक साउंड्स। जो 20 हर्ट्ज से कम वाली फ्रीक्वेंसी की साउंड होती है उसे हम इंफ्रासोनिक साउंड्स के नाम से जानते हैं, और जो 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की होती हैं उन्हें हम अल्ट्रासोनिक साउंड के नाम से जानते हैं। ओके, जिसको डॉक्टर्स भी मेडिकल फील्ड में यूज करते हैं। आज आपको पता है कि कोई फ्रैक्चर हो जाए, फीटस को जानना हो, तो डॉक्टर जो है वो क्या करते हैं, अल्ट्रासाउंड मशीन का, यूएसजी का जो है वो यूज करते हैं। ठीक है, तो अल्ट्रासाउंड करके डॉक्टर्स हमारी बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स का पता लगा सकते हैं, और वो अल्ट्रासाउंड यही है, यही साउंड है 20,000 हर्ट्ज से ऊपर वाली साउंड को यूज करके बॉडी के अंदर तक पहुंचा जाता है। और ये जो हमारी इंफ्रासोनिक साउंड्स हैं ये बहुत कम जानवर जो हैं मतलब सुन सकते हैं, जैसे एलिफेंट्स हो गए, और अर्थक्वेक जो है वो भी इंफ्रासोनिक साउंड्स में ही आते हैं। और यहाँ पर हम देखें तो जो 20 हर्ट्ज से ज़्यादा सुनने वाले हैं, तो डॉग जो हैं वो 50,000 मतलब 50,000 हर्ट्ज से तक सुन सकते हैं, और बैट्स जो हैं वो तो हद ही कर देते हैं, 1,20,000 हर्ट्ज तक बैट सुन सकते हैं। देन कैट है, डियर है, डॉल्फिन्स है, ये उस हद तक सुन पाते हैं। जो साउंड्स ये एनिमल सुन पाते हैं वो साउंड्स हम लोग नहीं सुन पाते। इसीलिए तो अर्थक्वेक आने से पहले एनिमल्स को जो है उसका प्रिडिक्शन हो जाती है, उनको आभास हो जाता है कि कोई ना कोई गड़बड़ जो है वो होने वाली है जो हम लोगों को नहीं होती। तो ये हमारी ऑडिबल रेंज है, हमारी फ्रीक्वेंसी रेंज है ह्यूमन ईयर की, जिसके बारे में मैं बात कर रहा था। तो इसके बारे में भी आप लोगों को पता होना चाहिए। अब ये देखिए रिटर्निंग साउंड वेव्स, ये यहाँ पर बैट की बात करते हैं, मैंने आपको बताया 1,20,000 हर्ट्ज तक ये बैट सुन सकते हैं, और जैसे ये स्वीक्स करते हैं, अपनी साउंड को प्रोड्यूस करते हैं, उसको स्वीक कहते हैं। तो ये साउंड को प्रोड्यूस करते हैं तो आगे कोई भी ऑब्स्टेकल होगा वो बैक हो जाएगा, साउंड वापस इनको मिल जाएगी, इनको सेंसेशन हो जाएगी, इनको पता लग जाएगा कि आगे कोई ऑब्स्टेकल है या कोई प्रे है। तो ये पहले से ही अपना खाना जो है वो ढूंढ लेते हैं काफी दूर से ही। उसी तरह से डॉल्फिन्स भी वही एक्ट करती हैं,
और हमारी जो सबमरीन्स हैं उनमें भी सोनार टाइप का एक डिवाइस लगा रहता है, जिसकी वजह से वो ऑब्स्टेकल्स वगैरह को ढूंढ लेती हैं। नाउ हमारा जो नेक्स्ट है ये वही बैट वाला मैं आपको बता रहा था। तो यहाँ पर क्लियर पिक्चर है इसकी बैट की। तो यहाँ से भी ये बैट सोनार कहते हैं इसको, बैट सोनार, जिसकी वजह से बैट साउंड को यहाँ तक पहुंचाता है, ऑब्स्टेकल दिखता है और यहाँ से वापस साउंड बैक चली जाती हैं वेव्स, और बैट को बता देती हैं कि आगे कोई ऑब्स्टेकल है या कोई प्रे है, जिससे वो ये जान लेता है कि उसका खाना जो है वो पास ही है। अब हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड को देखेंगे। तो ये सोनार सिस्टम है, ये शिप्स में लगा रहता है और वहां पर जो शिप का कैप्टन रहता है, जो कि शिप का कैप्टन यहां पर बैठता है और यहां से जो वेव को छोड़ता है नीचे, उसको हमारे पास दो वेव्स हैं, जिसको एक को डिटेक्टर और एक को ट्रांसमीटर, मतलब एक को ट्रांसमीटर और एक को रिसीवर भी कहते हैं। एक यहां से वो नीचे ट्रांसमिट करता है और जहां पर भी ऑब्स्टेकल होगा या कोई ऑब्जेक्ट है वहां से वो बाउंस बैक हो जाती हैं और वापस सिग्नल दे देती हैं ट्रांसमीटर को, और वो सिग्नल जो है वो रिसीव होता है और कैप्टन को पता लग जाता है कि नीचे जमीन पानी के नीचे जो है वो कोई बड़ा जानवर है या कोई माउंटेन है या किसी तरह का कोई भी आइसबर्ग वगैरह जो भी है उसे पता लग जाता है। नाउ अब नेक्स्ट स्लाइड में हम वही हमारे पास मैपिंग है फ्रॉम RRS जेम्स क्लैर्क रॉस। सो यहाँ से हमें सैटेलाइट के थ्रू, ये देखिए आप क्लियरली नीचे का पूरा एरिया जो है वो सामने नजर आ रहा है सोनार के थ्रू। इसी तरह से जो है हमारे शिप्स में जो वो काम करते हैं। नाउ अब हम आते हैं अपना, पहले तो हमने करेक्टरिस्टिक्स साउंड्स के पढ़े। उन करेक्टरिस्टिक्स में मैंने आपको एम्पलीट्यूड के बारे में, वेवलेंथ के बारे में, फ्रीक्वेंसी के बारे में, टाइम पीरियड के बारे में या वेलोसिटी के बारे में बताया। लेकिन यहां पर ये भी एक अनदर करेक्टरिस्टिक्स है साउंड का, जिसको हम लाउडनेस, पिच या टिम्ब्रे भी कहते हैं, या टिम्ब्रे। वो साउंड क्या है, इसको हम क्वालिटी भी, इसको हम एज अ क्वालिटी भी यूज करते हैं, साउंड क्वालिटी। तो पहले हम देखेंगे कि लाउडनेस क्या है। लाउडनेस देखिए टोटली डिपेंड करती है, लाउडनेस डिपेंड्स अपॉन द एम्पलीट्यूड ऑफ द साउंड। जितना एम्पलीट्यूड होगा उतनी ज्यादा साउंड होगी और जितना एम्पलीट्यूड कम होगा उतनी साउंड कम होगी। और एम्पलीट्यूड मैं आपको बताता हूं यहां से क्लियर, ये जो साउंड क्रिएट हुई थी मेरी पिछली स्लाइड में, ये इसको मैंने एम्पलीट्यूड बताया आपको। और ये जितना बड़ा होगा साउंड उतनी लाउडर होगी और ये जितना शॉर्ट होगा साउंड उतनी फेड होगी। तो इसके लिए हम वापस अपने ही स्लाइड पे चलेंगे और लाउडनेस कैसे डिक्रीज होती है, कैसे इंक्रीज होती है। और ये देखिए यहाँ पर एम्पलीट्यूड, यहाँ पर क्वाइटर साउंड है, एम्पलीट्यूड शॉर्ट है और क्वाइटर साउंड है। यहाँ पर एम्पलीट्यूड जो है वो लॉन्ग है और एम्पलीट्यूड लॉन्ग होने की वजह से यहाँ पर जो है वो साउंड जो है वो लाउडर है, यहाँ पर क्वाइटर साउंड है। तो यहाँ से हमें पता लगता है कि ये जो हमारी लाउडनेस है ये किसके ऊपर डिपेंड करती है, हमारे एम्पलीट्यूड के ऊपर। जबकि जब हम हमारी पिच की बात करते हैं तो पिच जो है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, पिच जो है वो हमारी फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड करती है। ठीक है, जितनी फ्रीक्वेंसी होगी उतनी साउंड पिच जो है वो ज्यादा होगी। अब मैं आपको बताऊं, श्रिल साउंड प्रोड्यूसेस हाई फ्रीक्वेंसी एंड ग्रेव साउंड प्रोड्यूसेस लो फ्रीक्वेंसी। अब जिसको हम थिक साउंड एंड थिन साउंड भी कहते हैं। थिक साउंड में अगर मैं बात करूं तो वुमेन्स और बर्ड्स, दैट इज अ चिर्पिंग ऑफ बर्ड्स, पक्षियों का चहचहाना, और वुमेन्स का बोलना, उनकी आवाज पतली होती है, उनकी साउंड जो है वो श्रिल साउंड रहती है, तो उसको हम थिन साउंड भी कहते हैं। तो ये हमारी जो है वो पिच को दर्शाती है। फ्रीक्वेंसी जितनी ज्यादा होगी साउंड उतनी ही पतली होगी, फ्रीक्वेंसी जितनी कम होगी साउंड उतनी उसकी पिच में फर्क आ जाएगा। जैसे साउंड ऑफ ए मैन एंड साउंड ऑफ ए डॉग, ये थिक साउंड है और है ये पिच। नाउ नेक्स्ट हम देखेंगे हमारा जो ये टॉपिक है आज का लास्ट टॉपिक जो है इको। तो इको एक बहुत बड़ा टॉपिक है जो काफी लोगों को इसका कंसेप्ट नहीं है। उनको सिर्फ इतना पता है कि इको जो है जब हम बोलते हैं तो बाउंसिंग बैक ऑफ द साउंड, उसको हम इको कहते हैं। अब यहाँ पर देखिए ये स्पीकर से आवाज जा रही है और किसी ऑब्स्टेकल से लग के वापस
बैक साउंड उसके पास पहुंच रही है, तो ये क्या है, इको है, इसको इको कहते हैं। अब कहने का मतलब ये है कि ये होता क्यों है। अब देखिए मैं आपको बताऊं कि अगर कोई एरिया खाली है या माउंटेन एरिया में आप चले जाएं तो वहां पर क्या होगा, कोई खाली माउंटेन कोई वैली होगी, वहां पर अगर आप आवाज लगाएंगे, आपने काफी मूवीज में काफी ड्रामास होते हैं उनमें देखा होगा, तो आवाज लगाते हैं, तो एक आवाज लगाते हैं तो 4-5 आवाज वापस आपके पास आती हैं। ओके, तो वो क्या है, खाली एरिया है, वहां पर कोई कोई एब्जॉर्बेंट नहीं है जो साउंड को एब्जॉर्ब करे और आप तक वापस साउंड को बैक ना करे। अभी मैं इस रूम में खड़ा होकर अगर मैं बात कर रहा हूं तो बात करने से क्या हो रहा है, यहाँ पर कर्टन्स लगे हैं, फर्नीचर पड़ा है, फर्नीचर है, ठीक है ना, यहाँ पर ये चीजें साउंड को क्या कर रही हैं, एब्जॉर्ब कर रही हैं, ठीक है ना, ये वापस बैक जो है ना वो भेज नहीं रही हैं, जिसकी वजह से साउंड में इको नहीं है और आप मुझे बिल्कुल क्लियरली सुन पा रहे हैं। इसीलिए हमारे जो हाईवेज होते हैं, हमारे रोड्स होते हैं, वहां पर प्लांटेशन के लिए ज्यादा फोकस किया जाता है कि ये प्लांटेशन ड्राइव ज्यादा की जाए ताकि ये साउंड्स को एब्जॉर्ब कर लें और जो है ज्यादा शोर शराबा ना हो। इसीलिए हम इस कंसेप्ट का यूज करते हैं, इको। जब भी साउंड बाउंसिंग बैक होती है तो उसे हम इको कहते हैं। नाउ ये था हमारा आज का लास्ट जो है वो पार्ट हमारे आज के लेक्चर का। तो मुझे आशा है कि इस लेक्चर से आपने बहुत कुछ गेन किया होगा और मुझे ये भी आशा है कि अगर बच्चे इस लेक्चर को देख रहे हैं तो बच्चों को डायरेक्टली बेनिफिट मिलेगा, अगर नहीं है तो जो टीचर्स हैं, जो पेरेंट्स हैं, वो अपने बच्चों तक इस लेसन को पहुंचाएं और ताकि बच्चे इस साउंड के चैप्टर को अच्छी तरह से समझ पाएं और उन्हें पता लगे कि साउंड हम तक कैसे पहुंचती है। तो लास्ट में मैं बस यही कहूँगा कि जितना ज़्यादा हो सके मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि मेरी जो लेटेस्ट वीडियोस हैं वो बच्चों तक पहुंचती रहें। सो थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर बियरिंग।